और यहाँ पे बेसिकली df डॉट एरिया यहाँ पे एक तरीके से आ गया, प्राइस को अपने ड्रॉप कर दिया तो df डॉट से हो गया। और यहाँ पे मतलब मेरे को पूरा एक डेटा फ्रेम बनाना पड़ा, इसके लिए 2 डायमेंशनल करना पड़ा सके, और उसमें एरर बड़ा आ रहा था। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे आपने जो किया है दैट इज कॉल्ड डेटा फ्रेम। तो ये आपने जो जिस तरीके से परफॉर्म किया है, यू आर पिकअप दी सिंपल कॉलम। आपने सिंपल कॉलम पिकअप किया है, तो अगर आप इसको इस तरीके से करोगे तो सिंपल कॉलम आपका पिकअप हो रहा है। और वो 2 तरीके और अवेलेबल है। तो वहां पर एग्जैक्टली क्या है ना, मैंने ऊपर ड्रॉप भी किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग बॉटम वन df डॉट प्राइस वाला। ठीक है, तो अगर आप ड्रॉप करोगे देन यू कैन प्रोसीड विद दिस, अदरवाइज यू कांट डू। आप इस तरीके ओके से ओके। इसको बिना ड्रॉप प्रोसेस नहीं कर सो सकते। बेसिकली अगर मैं हाँ। df डॉट ड्रॉप ईयर कर देता यहाँ पे तो चल जाता है। ऐसा ऐसा क्यों भी थोड़ा समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ। होता क्या है, एक डेटा फ्रेम आपके पास अवेलेबल है, राइट। अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो आपके पास एक सिंगल पर्टिकुलर कॉलम बचेगा, एक कॉलम आपका ड्रॉप हो जाता है। और अगर आप ड्रॉप नहीं कर रहे हो तो आपके डेटा फ्रेम में 2 डायमेंशनल डेटा बचता है, मतलब 2 चीजें आपकी बच रही होंगी कंटिन्यूस। अगर डायरेक्ट आप पिकअप करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें सिनेरियो अलग है। उसमें पहले वाले उसमें मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, फिर नीचे वाला पिकअप कर रहा हूँ। आपके वाले में आपने जो किया दैट इज ऑल, ये और ज्यादा सिंपल वे हो गया, मतलब एक बहुत इजी वे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप डायरेक्टली कॉलम भी असाइन कर सकते हो सीधा सीधा। तो ये भी एक प्रोसेस आप अपना सकते हो। तो वैसे आप जो यूज कर रहे हो वो यूज करो, वो ज्यादा बेटर है उस वाले की जगह। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। पैंडास के तो अलग अलग सिनेरियोज यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको अगर एक सिंगल कॉलम उठाना है, दिस इज कॉल्ड एन, इसको मैं सिलेक्टेड कॉलम बोलता हूँ कि अगर आप सिलेक्टेड कॉलम उठा के किसी और उसमें लेके जाना चाहते हो तो दिस इज द प्रोसेस। आप इसमें मल्टीपल कॉलम से कितने उठा सकते हैं। जब हमारे पास मल्टी मल्टी डायमेंशनल होगा ना, तो हम मल्टीपल कॉलम से उठा के एक साइड भी डाल सकते हैं इस तरीके से। और इसी तरीके से हम उठाते हैं इसको सिलेक्टेड कॉलम प्रोसेस करते हैं। हेलो। हाँ जी, ओके। समझ में आया? मतलब जैसे हम ETL प्रोसेस वगैरह करते हैं ना, डेटा ब्रिक्स या एजर डेटा ब्रिक्स के साथ है या किसी भी इसमें, तो वी आर यूजिंग दी सिलेक्टेड कॉलम पार्ट। तो पाइपलाइनिंग डिजाइनिंग में बहुत अच्छा खासा हेल्प आउट कर देता है। ठीक है, और इसमें क्या बना सारा चीजें सब कुछ। चलाओ इसको एक हाँ, बस 2020 का प्रेडिक्शन कराना था ना। 2020 का प्रेडिक्शन तो कराना था, बट है ना उसके अलावा जैसे मैंने कॉफिशिएंट हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, वो सब चीजें कैलकुलेट करी आप। नहीं, वो नहीं करी मैंने। वो भी कैलकुलेट करो अभी। नहीं, इसलिए थोड़ा रेफरेंस के लिए लेना पड़ेगा फाइल। हाँ हाँ, कोई नहीं, रेफरेंस के लिए लो। मेरा पॉइंट ये है कि कभी भी कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आप परफॉर्म कर लो, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आप डायरेक्टली कर पाओ। स्टार्टिंग में आपको रेफरेंस लेने पड़ेंगे। आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, आपको उसका लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए स्टार्टिंग में आपको रेफरेंस लेने पड़ेंगे। मैं आपको एक डेटा सेट और दूंगा, तो बी के ऊपर मैं सिर्फ इसी पे थोड़ी सी पुश आपको आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इजी है। और आप लोगों को इसमें जितनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, पर आगे की एल्गोरिदम आपके लिए बहुत आसान है। क्योंकि फिर मैं एल्गोरिदम जो लेके जाऊंगा वो सारी की सारी स्टॉक्स पे लेके जाऊंगा, जो हमारा स्टॉक एनालिसिस होता है जो, ताकि एक आपको एक क्वेश्चन, अच्छा पुश मिल जाए। हाँ जी, बोलो। वो एक थोड़ा फॉर्मूला मैथमेटिकली रिलेटेड क्वेश्चन था सर। बताओ। जो हम m कैलकुलेट करते हैं हम्म, उसका फॉर्मूला सम ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन अपॉन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ x होता है, वो ऐसा क्यों होता है? मतलब इसके लिए बस m के लिए, कौन सा वाला? m के लिए, m को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो होता एम है सम ऑफ, कैलकुलेट करने के लिए? हाँ जी हाँ जी, उसके लिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस अपॉन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ x ये लगता है। सो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन हम क्यों निकाल रहे हैं और सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डेविएशन हम क्यों निकाल रहे हैं? बस x को होगी, ये हमको समझ नहीं आएगा। एक बार आप मुझे थोड़ा सा इक्वेशन लिख के दोगे पूरा, क्योंकि आपकी वॉइस आ रही है, आई थिंक आप कुछ खा रहे हो तो मेरे को थोड़ा सा बीच में से गड़बड़ हो रहा है। मैं इसलिए इधर डालता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम भी कर देना, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। ओके ओके, आप m m इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x। ओके, सो आप जो y इज इक्वल टू m x प्लस c की बात कर रहे हो, उसमें यू वांट टू कैलकुलेट द स्लोप, राइट? हाँ जी सर। इसी चीज की बात कर रहे हो ना, क्योंकि m देखो हर जगह में बहुत सारी जगहों पर m होता है, अलग अलग होता है। सो m का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कोरिलेशंस वाला। सो आप इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ये आपने कहीं से देखा है क्या? हाँ मैं मतलब लीनियर रिग्रेशन का मैथमेटिकली वो पार्ट देता था ना। ओके, सो इसका ना एग्जैक्ट सिंपल वे बताता हूँ, जो मैंने पढ़ा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। वी आर कैलकुलेटिंग, अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द m, सो आपको इसमें कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाना है। सिंपली आपका m स्लोप जो है ना वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला जो होता है वो समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई y माइनस वाई बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार कैलकुलेट करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका समीशन करना है, देन डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, फिर इसका समीशन करके आपको कैलकुलेट करना है, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? स्लोप। उसके बाद निकलेगा आपका स्लोप x बार। x बार। कोरिलेशन का फॉर्मूला मैंने जो थर्ड स्लाइड दी थी, x बार मीन नहीं, x बार आपका मीन से x बार होता है, डिराइव होता है मीन क्या? होता है। ओके हाँ, x बार इज ऑलवेज अ मीन। ये वही फॉर्मूला जो आप कह रहे हो ना? हाँ, कोरिलेशन वाला। सो कोरिलेशन आपको देता है स्लोप, ठीक है, और फिर आपके पास आता है इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट का तो फॉर्मूला मीन ऑफ y माइनस m मल्टीप्लाइड बाय मीन ऑफ x ऐसा कुछ होता है। इसका इंटरसेप्ट का हाँ ये वाला फॉर्मूला आपने कहाँ देखा? बुक में देखा था क्या? ये आपका ही जो आपने फॉर्मूला बताया वही तो है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, आपने वही तो चीज तरीके से बोल दिया। नहीं, ये फॉर्मूला तो मैंने बताया नहीं। नहीं मतलब एक तरीके से सेम चीज होगी ना जो आपने बोला है। हाँ, या डेविएशन इज डिफरेंट। कोरिलेशन में जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज नॉट अ डेविएशन, कोरिलेशन वो अलग कैलकुलेट हो रहा होता है। ओके, तो इंटरसेप्ट भी आपको निकालना है। तो इंटरसेप्ट में क्या करना है आपका बच्चा? इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो इंटरसेप्ट हो गया c इज इक्वल टू y बार माइनस mx बार। ओके, सो दैट इज योर इंटरसेप्ट। आप लिखना चाहो, बाकी सब लोग भी अगर आप लिखना चाहो तो मैं आपको इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बता देता हूँ। इंटरसेप्ट वापस होता जाता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। इंटरसेप्ट इज द कटिंग पॉइंट, मतलब जिस आपकी एक स्ट्रेट लाइन डलती है, y इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट? अब ग्राफ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट में ग्राफ होता है। जब लाइन ड्रॉ की जाती है तो आपकी लाइन जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट हो रही है, ठीक है? जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो लाइन कट होती है दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट?
इंटरसेप्ट, हम्म ठीक है। हम्म, वो बी होगा ना इक्वेशन में, y इक्वल टू mx प्लस b, सो नहीं, b का इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट होता है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, and the c is the intercept, m is the slope, x is the observation, and y, x is what, x का मैं पॉइंट भूल गया, x वो होता है आपका, क्या इंडिपेंडेंट बोलते हैं, डिपेंडेंट, हाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y is the डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। या और तो ये फॉर्मूलाज मतलब लर्न ही करने पड़ेंगे। लर्न नहीं करने, मतलब देखो मैंने आपको जो बताया, जैसे फिट हो गया, फिट फंक्शन यू कैन यूज फॉर द ट्रेन द मॉडल, हम्म ओके। एंड लीनियर रिग्रेशन में आपको इसके लर्न में आपके पास लीनियर रिग्रेशन का एक इंडिविजुअल मॉडल आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है। सो यू नीड टू बी अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग, कि ये जो पार्ट मेरे पास आया है, या जो मेरे पास डेटा फ्लो होके आया है, that data is related to the linear simple linear regression और multi data regression। समझ गए? अभी जैसे आपके पास दो ही पर्टिकुलर कॉलम है, कौन कौन से, पर कैपिटा इनकम और ईयर। सो बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग द होल थ्योरी ऑन द व्हाट, किसके ऊपर डिपेंडेंसी दे रहे हैं हम लोग, इसकी दो ही वेरिएबल पे दे रहे हैं, मतलब एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है। लेकिन सपोज अगर मैंने आपको यह बोला कि मेरे को प्रॉपर्टी की प्राइस कैलकुलेट करनी है, किसी फ्लैट की प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो फ्लैट प्राइस इज वेरी डिफरेंट, राइट, क्योंकि यस उसकी जियोलोकेशन भी मैटर करेगी, उसकी प्रॉपर्टी का एज भी मैटर करेगा, उसका सरफेस या कारपेट एरिया जो बोलते हैं वो भी मैटर करेगा, ठीक है। उस फ्लैट का लोकेशन, जियो लोकेशन, लोकेशन तो हो ही गया है ना, ये तीन चीजें जरूर मैटर करती है, देन यू कैन चेंज दी प्राइसेस। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारा गुड़गांव, राइट। सो इफ यू आर लिविंग, सपोज यू वांट टू रेंटेड 1 BHK फ्लैट, ठीक है, फुल फर्निश्ड। So if you are rented 1 BHK flat in sector 15, so the location is very prime, right? And the building age is 0, मतलब बिल्कुल brand new building है, new flats है। So your flat price will be become a 35 to 45,000 rupees 1 BHK flat। और वही सेम चीज मैं लेके चला जाऊँ गोल्फ कोर्स का, तो गोल्फ कोर्स लोकेशन इज वेरी कॉस्ट as compared to sector 15. So flat price, 1 BHK flat price, full furnished flat price will be increased approximately 75,000. It depends on the age of the building, depends on the location of the area, and depends on the carpet area. ठीक है? So this is the format। जब भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से उसको ले रहे हैं, क्लियर है? यस सर। अगर आपकी कोई भी चीज वर्कआउट कर रही है तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंसी देगी। एंड लीनियर रिग्रेशन में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको लीनियर रिग्रेशन पे इतना ज्यादा पोस्ट करके और इतना टाइम टेकिंग क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आप कंपनी में जाओगे, यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम यूजिंग द लीनियर रिग्रेशन, बिकॉज हम लोग फोरकास्टिंग बहुत ज्यादा परफॉर्म करेंगे। और आप जब भी देखोगे तो फोरकास्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपके डिपार्टमेंट में एक प्रोसेस ऑर्गेनाइज किया, प्रोसेस समझते हो, एक हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट को प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आया मेरे पास, नाउ वी वांट टू कलेक्ट दिस, क्या बोलते हैं, उस प्रोजेक्ट को मुझे प्रोसेस करवाना है, ठीक है। अब पॉइंट क्या आ गया, मुझे उस प्रोसेस के लिए कितने हेड काउंट चाहिए। हेड काउंट समझ में आता है, वर्ड्स बताओ बताओ, हेड काउंट वर्ड्स समझ में आता है, मतलब कितने लोग चाहिए मुझे काम करने के लिए, राइट। सो मुझे कितने पर्सन चाहिए होंगे, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, बिकॉज मेरे को उस टाइप का सेम प्रोसेस का प्रीवियस डेटा निकालना पड़ेगा कि इस टाइप का प्रोसेस का डेटा था। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बीपीओ कंपनी में ऐसा होता है,
Like one of my student is he is working as a senior manager at Thales International. Thales is one of the best BPO in the market right now. ठीक है, तो Thales International में एक process आया which they need to run this process in the Ahmedabad. And the storyline is what they need to identify how many headcounts we needed. तो इनको हायरिंग भी करनी थी. अब ऐसा तो नहीं 50,000 40,000 लोग हायर करने हैं. तो दे आर जस्ट डूइंग फोरकास्टिंग ऑन द प्रोसेसिंग डेटा. उनके पास प्रोसेसिंग डेटा पहले से था, तो उनको डेली के 50,000 कॉल्स हैंडल करने थे. समझ गए? मतलब डेली कितने कॉल्स आएंगे उनके पास? 50,000 कॉल्स आएंगे. सो एक कॉल पे कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, ऑन दैट बेसिस दे आर प्रेडिक्टिंग हाउ मेनी हेड काउंट्स वी नीडेड. सपोज एक कॉल पे 5 मिनट 10 मिनट एवरेजली उन्होंने टाइमिंग निकला कि एक कस्टमर को हैंडल करने के लिए हमें 15 मिनट देने होते. दे आर कैलकुलेटिंग द हेड काउंट्स कि हमें 4500 पर्सन की जरूरत पड़ेगी टू हैंडल द 50,000 कॉल्स इन अ डे 24 आवर्स में. ठीक है, सो कितनी शिफ्ट चलेंगी, कितना टाइम ड्यूरेशन एक बंदे को बोलना है कि भाई इससे ज्यादा आपको बात नहीं करनी है, क्योंकि दीज आर द एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेशंस हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं हर कंपनी के अंदर. इससे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए किसी चीज का. सो दिस इज द होल प्रोसेस वेयर लीनियर रिग्रेशन इज बेसिकली वर्किंग. अब जैसे एक्सेल में भी आपने देखा होगा कि हमारे पास फोरकास्टिंग का ऑप्शन होता है, तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो. ठीक है, सो आई एम गिविंग यू अनदर पार्ट. मैं आपको एक छोटा सा डेटा सेट दे रहा हूँ, जस्ट थिंक अबाउट इट. आप इसको लेना, मैंने आपको इसी में मीटिंग वाले उसमें ही दिया है. ठीक है, तो ये डेटा एक्चुअली क्या है ना, एक ई कॉमर्स स्टोर का है. लाइक फॉर एग्जाम्पल महक, आप किसी स्टोर में गए एंड यू वांट टू बाय समथिंग. बाय समथिंग इज व्हाट, कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस करना है या सूट परचेस करना है अपने लिए, 3 पीस सूट. सो दे आर उसके लिए हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, जैसे लेंस कार्ड करते हैं, पर्सनलाइज आपको सजेशन देता है विच स्पेक्स लुक्स बेटर ऑन यू. ठीक है, तो ये डेटा उसी चीज से रिलेटेड है. सो यू नीड टू फाइंड आउट कि आप इसमें क्या प्रेडिक्शन जनरेट करके दे सकते हैं. तो ये मैंने बिल्कुल रॉ फॉर्मेट दिया है. सो आप इसमें क्या क्या चीजें मुझे जनरेट करके दे सकते हो, क्या आइडेंटिफिकेशन आप इसके अंदर जनरेट कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, इसमें सिंपल नहीं होगा, यू नीड टू बी परफॉर्म द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ऑल्सो. अगर उसमें आपको लगता है कि हाँ इसके अंदर कोई आइडेंटिफिकेशन निकल सकता है, कुछ हम प्रेडिक्शन मॉडल निकाल सकते हैं मशीन लर्निंग से रिलेटेड, तो वो आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं. डेटा इज अवेलेबल इन दी क्या बोलते हैं उसको, किसमें अवेलेबल है वो? सीएसवी और जेसॉन होगा ये शायद. हाँ जेसन में, करेक्ट. तो जेसन में है, आप उसको सीएसवी में अपलोड करके निकाल सकते हो या आप उसको अलग तरीके से भी निकाल सकते हो. ठीक है, सो दिस इज एन सिंपल फॉर्मेट. आप उसको डिफरेंट वे में आप उसको सोच सकते हो अलग अलग लेवल पर. क्लियर? इसका करना क्या है सर? वापस जाना समझ वो सिर के ऊपर से चला गया ये. देखो सी, ये सिनेरियोज मैंने आपको इसलिए रॉ डेटा दिया बिकॉज आपके पास जैसे कंपनीज में इंटरव्यूज होते हैं ना, दे आर प्रोवाइडिंग विद दिस काइंड ऑफ रॉ डेटा एंड दे गिव यू द कंप्लीट टाइम पीरियड कि यू नीड टू थिंक अबाउट इट. तो होता पता है क्या है कि जैसे आपने बोला कि आई नो दी मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग में मैं प्रेडिक्शन मॉडल बना लेता हूँ, तो ये तो ठीक है, ये सब बना लेते हैं, बट द क्वेश्चन इज व्हाट, कि किस डोमेन पे आप मशीन लर्निंग परफॉर्म करना जानते हो. पॉइंट समझ में आया भी मैंने क्या बोला? यस सर. डोमेन से मेरा मतलब क्या हुआ? रिटेल और ये सब कुछ. हाँ करेक्ट. तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप इंटरव्यू देते हो तो वो आपसे डोमेन पे रिलेटेड आंसर्स के उनकी वो रहती है रिक्वायरमेंट,
कि एग्जैक्टली महित से मैं पूछ रहा हूँ रिटेल के बारे में, महित अगर आंसर दे रहा है मुझे फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पे, तो महित ने कभी भी रिटेल के डेटा पे काम नहीं किया। तो ये बहुत क्रिटिकल होता है हम लोगों के लिए कि हम उसको आंसर्स कैसे करें। तो दैट्स व्हाई इसी तरीके से रॉ डेटा आएगा। तो अब मैं आपको बोलूं कि महित को अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, सो मेरे पास महित का डेटा, हिस्टोरिकल डेटा अगर अवेलेबल है, सो मैं उस कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि मैं महित को कैसे कन्विंस करूं कि विद इन अ टाइम पीरियड, मतलब सर्टेन टाइम पीरियड में मैं कितने सेशन मेरे को लगेंगे महित के साथ में अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। पॉइंट समझ में आया? यस सर। जैसे एक एग्जांपल मैं अपने लिए ले लेता हूँ, मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन समझाया, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सो जब मैं फर्स्ट टाइम डिलीवर्ड कर रहा था तो मुझे कम से कम 2 ढाई 3 घंटे लगे थे किसी पर्सन को समझाने के लिए, राइट? फिर मैंने उस 2 ढाई 3 घंटों को समझा, अंडरस्टैंडिंग ली। देन उसके बाद मैंने अपना मॉडल चेंज किया, मैंने अब उसको 15 से 20 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन को समझाने के लिए इस पर्टिकुलर पर्सन को इतना टाइम ड्यूरेशन लग रहा है। तो महित के अलावा सपोज प्रियांशी मेरे पास आई या शुभम मेरे पास आया, तो उसको समझाने के लिए मुझे कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। दिस इज काइंड ऑफ थिंग। पॉइंट समझ में आया? हेलो, यस सर, समझ गए। पॉइंट समझ गए? तो आप लोगों में से कोई बनिया है? रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, है कोई बनिया? अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि एक कस्टमर है, आपके पास एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, पेंसिल है। उस पेंसिल को आपने 5 रुपए में परचेज किया और 6 रुपए में आप बेच दो, ठीक है। और आपने कितने लोगों को बेचा वो 6 रुपए में? सपोज 10 लोगों को 6 रुपए में वो पेंसिल बेची, तो आपने कितने रुपए कमाए? बताओ। 60 रुपये 60 रुपए? 60 रुपए कैसे कमाए? हमारा। 5 रुपए में परचेस करी, ठीक है, 6 रुपए इसमें आपने बेची, तो पर पेंसिल आप कितना कमा रहे हो? 1 रुपए। आप 10 रुपये कमा लिया, 10 रुपीज। 10 रुपए कमाए। अब वहीं पर एक एक्स बंदा है, उसने एक पेंसिल, वही पेंसिल 5 रुपए की खरीदी, 15 रुपए में बेच दी, अब उसने कितने कमाए? 100 रुपये। 10 रुपए भाई। क्या कर रहा हूँ एक मैं? नहीं पेंसिल वो फिर खरीदी, नहीं, उसने 5 में खरीदे, 10 15 में बेची ना। अच्छा 10 पेंसिल बेच देता, तो उसने वही। कितने कमाए? नहीं, मैं प्रॉफिट के बेसिस पे बात कर रहा हूँ आपको। आप मेरे को, मैं कंफ्यूज हो गया उसमें आपको आंसर समझाने में। मैं एक्चुअली आपसे प्रॉफिट के बेस पे बात कर रहा हूँ, मतलब आप 5 रुपए में परचेस कर रहे हो, लेकिन आप कितने कमा रहे हो? एक एक रुपए, अगर मैं एक एक रुपए में अगर आप बेच रहे हो, तो दो तरीके हुए ना सेल करने के। एक हुआ कि मैंने 10 लोगों को बेचा 6 रुपए में, तो तब मैंने 10 रुपए कमाए। अब मैंने आपको क्या बोला कि एक पेंसिल आपने 5 रुपए की खरीदी, आप 15 रुपए में बेच के आपने एक कस्टमर से ही 10 रुपए कमा लिए। विच वन इज बेटर? कौन सा बेटर है आपके अकॉर्डिंग? सेकंड वाला। जिसमें 15 रुपए की पेंसिल बेच के एक कस्टमर बना लिया हमने, राइट? आई थिंक बोलो बोलो बोलो। कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से लिया मैंने। नहीं नहीं, कैलकुलेशन क्या, सिंपल कैलकुलेशन है। एक 10 कस्टमर को बेच के आप 10 रुपए कमा रहे हो, और सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। और आप एक कस्टमर को बेच के 10 रुपए कमा रहे हो, तो विच वन इज बेटर? किसका रिजल्ट ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए? टाइम लेस कंज्यूम होएगा अगर आपको एक ही पर्सन को पेज के ज़्यादा मतलब हम्म,
प्रॉफिट कमा लिया। सी यहाँ पर पता है कोई बनिया होता है या कोई बिजनेस वाला पर्सन होता है, वो बोलता कि 10 कस्टमर को बेच के 10 रुपए कमाना ज्यादा बेटर है। दिस एक इज कस्टमर कॉल्ड तो एन बनते हैं। फोरकास्टिंग। यस, दिस इज कॉल्ड एन फोरकास्टिंग। सो व्हेन यू सेल अ सिंगल पर्सन, योर कस्टमर विल बी द सिंगल। ठीक है, एक सिंगल कस्टमर है, मैंने महित को ही बेचा। महित ने सपोज मैं डिलीवर्ड द मशीन लर्निंग, मैंने महित को मशीन लर्निंग 2 लाख रुपए में दी। ठीक है, मेरा बेनिफिट हो गया, मैंने महित को पढ़ाया। आई अर्न हाउ मच, 2 लाख रुपीज। सो एग्जैक्टली क्या होगा, ओनली महित इज माई कस्टमर, राइट, बिकॉज आई एम यस सर्विंग माई सर्विस टू यू ओनली। तो मैं अब महित 3 लोगों से मिल रहा है या 4 लोगों से मिल रहा है, इसको समझो। वो एमएलएम मार्केटिंग वाले बंदे आते हैं ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले, वो मशीन लर्निंग का बहुत अच्छा यूज करते हैं। मैं ये बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, रीजन इज व्हाट, वो एक को बेचते हैं, उसको बोलते हैं तू 3 लेके आ। बट एक फिर एक वो दूसरा जो 3 लेके आता, वो भी 3 को नहीं बेचता, वो एक को बेचता है, वो उसको बोलते हैं 3 लेके आ। तो एक तरीके से वो लोग चेन बना रहे हो। लेकिन दिस इज कॉल्ड व्हाट, मशीन लर्निंग। तो जिसने ये मॉडल बनाया, ही इज थिंकिंग अबाउट दैट कि इफ आई एम इंक्रीजिंग द कस्टमर, तो मेरा माउथ पब्लिसिटी ज्यादा अच्छा रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड एन फोरकास्टिंग, कि मेरे पास जितना ज्यादा कस्टमर उतना ज्यादा मार्केटिंग। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लीनियर रिग्रेशन। मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, डिक्रीजिंग मोड में नहीं जाएगा। डिक्रीजिंग मोड में कब जाएगा, अगर आप एक ही कस्टमर को बहुत हाई कॉस्ट पे इसको डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन को लेके बात करते हैं। इज दिस क्लियर, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? क्लियर सर। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम। और जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम होगी, एंड टेक द टाइम। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मल्टी लीनियर रिग्रेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मल्टी लीनियर रिग्रेशन, कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, दो ही चीजें होती हैं लीनियर रिग्रेशन में। कौन कौन सी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट। लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और लीनियर रिग्रेशन में आपके पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। बट मल्टी लीनियर रिग्रेशन में अगर हम बात करें, तो हमारे पास एक वेरिएबल नहीं होगा, हमारे पास मल्टीपल वेरिएशन। ठीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। क्लियर है? तो मैं एक होम प्राइसेस पे ही डेटा ओपन करता हूँ, सिंपल डेटा ओपन किया, जो हमने लास्ट पार्ट लिया था उसी को लेके मैं समझा रहा हूँ। पहले हमारे पास क्या था, एरिया था और प्राइसेस थे, राइट। क्या था हमारे पास, एरिया और प्राइसेस। इज दिस क्लियर? हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? सॉरी, यस, ये पार्ट क्लियर हुआ। मैं, आप ही आंसर दे रहे हो, दैट्स यस सर यस। व्हाई। ठीक है, सो आपको समझ में आया। अब हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, स्क्रीन शेयर है मेरी? यस ओके, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा मेरे लिए? एरिया। एरिया क्यों होगा डिपेंडेंट वेरिएबल? ओ नहीं, प्राइस ना प्राइस हमारे पर, लिए, या प्राइस होगा, प्राइस होगा। है ना। तो एरिया में अगर कोई चेंजेस आया तो प्राइस में चेंजेस आएंगे, बेडरूम्स में अगर कोई चेंजेस आया तो प्राइस में चेंजेस आएंगे, एज में अगर कोई चेंजेस आया तो प्राइस में चेंजेस आएंगे, राइट। तो देखो मैं आपको वैसे ही डिफरेंस दिखा देता हूँ। 6th नंबर पे देखो, उसका एरिया कितना है, या 4th नंबर की 41। पोजीशन पे देखो, उसका एरिया कितना है 4th नंबर वाले का, 3600, यस। राइट।
और उसका एज कितना है 3 इयर्स, सॉरी एज 30, बेडरूम कितने 3, तो उसका प्राइस कितना है 60 लाख। वही आप देखो जो आपका 3200 वाला है, मतलब थर्ड वाला, एरिया नियर बाई है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट, लेकिन उसकी एज क्या है, कम है, तो उसका प्राइस 61 लाख के आसपास आ रहा है। सो इतना मैटर हो जाता है, पुराना घर सस्ता है, नया घर महंगा पड़ेगा, समझ गए। सो ये बहुत सारी चीजें आपके लिए मैटर करेंगी, बेडरूम्स तक आपके लिए मैटर करेंगी। क्लियर हुआ। अब आपको लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन तो पता है, क्या है लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन? हाँ जी बताओ, क्या लिखते हैं हम लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन में? y equals to mx plus b, mx plus c। राइट, एम एक्स प्लस सी। कल हमने जो देखा था y इज इक्वल टू बी नॉट, ठीक है, प्लस बी वन एक्स वन प्लस, ठीक है, बी टू एक्स टू, कितने वेरिएबल है हमारे पास, 3 है ना, प्लस बी थ्री एक्स थ्री। ओके, सो दिस इज द पॉइंट कि आप उसे किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हो। अब देखो मैंने कोई इक्वेशन में चेंजेस करे, नहीं करे ना, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं करे, बट हमारी इक्वेशन थोड़ी सी इंक्रीज हो गई एज पर दी डेटा। तो पहले हमारे पास 2 वेरिएबल थे, तो हम यूज करते हैं y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन, राइट। अब हमारे पास 3 वेरिएबल है, एरिया, बेडरूम एंड एज, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू प्लस बी थ्री एक्स थ्री। अगर यही वेरिएबल और बढ़ा दूं, 2 वेरिएबल और होते तो 4 और 5 तक और जाता है ये डेटा। क्लियर, कोई डाउट? जो बी नॉट है वो हमारा सी होगा ना? करेक्ट, ओके। बी नॉट इज योर इंटरसेप्ट यहाँ पर। एग्जैक्टली मैंने बुकेश वाला इक्वेशन लिख दिया है यहाँ पर। वैसे मैंने जो वो दिया था ना, वो 10th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसको यूटिलाइजेशन करके। तो ये जो है दैट इज योर इंटरसेप्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, हमारे को ये चीजें क्लियर रहेंगी तो हम बहुत अच्छे से क्लियर देंगे, ठीक है। अब मैंने अगर आपको दे दिया क्या यहाँ पर, किसको, B1 B2 B3, ये क्या होंगे फिर बताओ? स्लोप। करेक्ट, सो B1 B2 एंड B3, दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्लोप। मतलब कॉफिशिएंट, और कॉफिशिएंट को हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं, m नहीं, करेक्ट, सो दिस इज व्हाट, coefficient. Clear? X1, X2, X3 is what? These are your observations. Suppose X1 is your area, X2 is your bedroom, X3 is your edge. Clear? So this is the way you can identify this one. Okay? Clear है? ये स्क्रैच लेवल है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन सब चीजों को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। हालांकि हम बहुत शॉर्ट डेटा ले रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में आप इन सब चीजों का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अभी विथ न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि लीनियर फोरकास्टिंग हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ में होती है। ओके, कोफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, आपको समझ में आता है? कोफिशिएंट मीनिंग इज व्हाट? आपका स्लोप। कोफिशिएंट का तो ये मतलब है ना कि कोरिलेशन का फॉर्मूला लगा देंगे हम, है ना। हाँ, कोरिलेशन एक फॉर्मूला, चीज और है कि लाइक अगर हमने x की वैल्यू चेंज करी तो y में क्या चेंज होता है? x की वैल्यू चेंज करें तो y में कुछ, हाँ तो वो तो हमें करनी है ना। x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
तो x की वैल्यू में चेंज करेंगे तभी तो y की वैल्यू में चेंजेस आएंगे. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके. दैट्स व्हाई हाउस प्राइसेस इज y x, राइट. तो ये जो प्राइसेस है हमारे घर की वो क्या है, y है. तो x1 x2 x3 तो ये है ना एरिया, बेडरूम एंड एज. तो आप इनमें कुछ भी चेंजेस करोगे तो यहाँ चेंजेस आएंगे इसमें, प्राइस में. दिस इज द फॉर्मेट कि हम कैसे उनको यूटिलाइज करने वाले हैं. क्लियर है? एनी डाउट? यस सर, क्लियर क्लियर. ओके. सो इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया. लेट्स सी वी यूज दिस वन. अब मैं आपको एक्चुअल मॉडल पे हम लोग बात करते हैं. तो देखो इसमें हमने नंपाई लिया और पैंडास लिया. मैं ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मशीन लर्निंग में ग्राफिंग हम बहुत रेयर केस में देखते हैं. जब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा होता है तब मैं उसको यूटिलाइज करूंगा. किसको? ग्राफ को. स्टैंडर्ड डेविएशन आइडेंटिफाई करने के लिए मेरा डेटा कितना डिप्रेशन में है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. अदरवाइज मेरे को इतने छोटे डेटा पे ग्राफ डालने का कोई सेंस क्रिएट नहीं होता क्योंकि आपको पॉइंट जो है वो बहुत काफी डिस्टेंस पे मिलेगा. लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है. इसमें क्लीनिंग भी हमें करनी पड़ेगी बिकॉज जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो पहले तो हम पैकेजेस इंपोर्ट कर लेते हैं. देखो आप मेरी हर बात को ध्यान से सुनना, बट ये जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ना स्टार्टिंग में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इससे आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ. और जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो दैट इज माय प्रैक्टिकल फॉर्मेट. मतलब दिस इज माय प्रैक्टिकल अप्रोच कि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देता रहता हूँ. तो जब मैं इस तरीके से, जैसे इंटरव्यू को हम एक जनरल आंसर देता है, सिंपल एक जनरल आंसर कि व्हाट इज मल्टीलीनियर रिग्रेशन. तो सपोज इफ दे आर आस्किंग मल्टीलीनियर रिग्रेशन इज व्हाट, वो पूछेंगे हैव यू एनी, आपने कभी यूज किया, इसका मतलब क्या होता है आप बता सकते हो. तो हम एक सिंपल आंसर देते हैं. इट्स मींस प्रेडिक्टिंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. दिस इज अ सिंपल पार्ट. सो बोलते हैं इलैबोरेट दिस. सो वी आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ एग्जांपल एंड आई एम एक्सप्लेनिंग. मतलब मैं आपको रिजल्टेंट बता रहा हूँ. इट्स एन 100% वर्किंग रिजल्ट. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इक्वेशन इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर. सो इंटरव्यूअर को जब इक्वेशन अगर मैंने बता दी कि सर दिस इज द इक्वेशंस वी आर यूजिंग इन द पार्ट एंड वी आर प्लॉटिंग अ वेरिएबल इन दैट फॉर्मेट, और उसके बेसिस पे मेरा जो कैलकुलेशन आएगा, देन आर द प्रेडिक्शन मॉडल इज करेक्ट. अदरवाइज अगर इस सिचुएशन में वो फिटअप नहीं होता है देन उसके लिए हमें उसको और आगे प्रोसेस करना पड़ेगा. दिस इज द पार्ट. ठीक है. तो इतना अगर आपने आंसर दे दिया तो उससे क्या होगा, द इंटरव्यूअर इज वेरी क्लियर, है ना. आपको भी समझ में आ गया होगा. जैसे अभी मैं भी दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ. दिस इज ऑल्सो इंटरव्यू फॉर मी कि मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट यस इस पर्सन को एग्जैक्टली नॉलेज है कि वो चीज चल कैसे रही है बैकग्राउंड में. जरूरी नहीं है दे आर यूजिंग रीड अंडरस्कोर सीएसवी ओनली, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए मैं आप लोगों को इतना डीपली, इतना क्लैरिटी के साथ में चीजें बताता हूँ क्योंकि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि कहीं से भी कुछ गड़बड़ ना हो. आपसे आपसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाए कि ये चीज कैसे कैलकुलेट हुई, तो वो आप आंसर दे सको. जैसे मैं तो आपने शुरू में क्वेश्चन किया था, तो क्वेश्चन इज व्हाट हाउ वी कैलकुलेट द एम, राइट. स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो आई एम जस्ट गिविंग द सिंपल आंसर. दिस इज एन कोरिलेशंस, राइट. सो यस. दिस इज द फॉर्मेट कि आपके पास इनके आंसर्स होने चाहिए कि आप उन्हें कैसे कैलकुलेट कर रहे हो. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछना. नहीं होंगे मेरे पास आंसर, तो वी विल आइडेंटिफाई इट एंड रिजॉल्व इट. ये आंसर ये होगा इसका. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो डेटा सेट मैंने इंपोर्ट किया बट देयर इज अ वन एन एन वैल्यू 132,000. हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते. या तो मैं जीरो बेडरूम करूँ या फिर कुछ ना कुछ करूँ. तो एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, वी आर अप्रोचिंग दिस वन बेडरूम का एक एवरेज निकाल के हम यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं. एवरेज से इतने बेडरूम्स होगा. सो वी नीड टू फाइंड आउट. एक मीडियन वैल्यू निकाल के दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर. सो हमने निकाला 4 बेडरूम. किसका? बेडरूम का मीडियन निकाला. मीडियन निकालने के बाद वी आर यूजिंग फिल एन. सो एवरीवन नोज द फिल एन. मैं क्योंकि मैं पेंडास नहीं पढ़ाया मैंने आप लोगों को, बट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो फिल एन पता है ना.
जिधर एन वैल्यू होगी उन जगहों पर वो क्या फिल करेगा, एन फिल करेगा। बट जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है वो मैंने स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर बेडरूम्स के लिए लिखा है और हर किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं लिखा, मतलब हर वेरिएबल के लिए राइट डाउन नहीं किया। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद यू कैन सी क्या आया 4.0 उसमें अवरेजली, सॉरी मीडियन मिड पॉइंट उसमें अपडेट हो। क्लियर हुआ इतना पार्ट? किसी को इतने स्टेप्स में कोई डाउट? क्योंकि दिस इज नॉट अ मशीन लर्निंग, दिस सिंपल थिंग। क्लियर सर। क्लियर है? सो ये चीज क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे जाते हैं। तो एक्सट्रेंड में मैंने फिर से वही अप्रोच अपने, क्योंकि मेरे को ये अप्रोच थोड़ी सी सिंपल लगती है, तो मैंने क्या करा, मैंने इसमें प्राइस को ड्रॉप कर दिया और बाकी सारे वेरिएबल सीधे के सीधे उसमें डाल दिए। और महित आपने जो किया था उसमें कॉमा लगा के आपको वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे ओके सर। वो सिलेक्शन प्रोसेस में। इसमें क्या हुआ, मैंने सिर्फ किसको ड्रॉप करा है, प्राइस को ड्रॉप करा और सीधा उठा के किसमें डाल दिया, एक्सट्रेंड में। तो एक्सट्रेंड में क्या आ गया, एरिया, तीनों एलिमेंट। बेडरूम एंड एज, राइट। सो इसमें कॉफिशिएंट कितने बनेंगे इस पूरे उसके अंदर, रिग्रेशन के अंदर कितने कॉफिशिएंट आएंगे? करेक्ट, 3, राइट। So 3 coefficient will be available in this area, bedroom and age. And उसके बाद हमने डाल दिया यहाँ पे df डॉट प्राइस, मतलब y ट्रेन में क्या डाल दिया हमने, डिपेंडेंट। तो देखो हम एक्सट्रेंड बाय ट्रेन क्यों लिख रहे हैं, रीजन मैं आपको बता देता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपने नाम भी लिख सकते हो, बट एक्चुअली इक्वेशन के बेसिस पे अगर मैं देखूं तो x, हम लोग जब इक्वेशन लिखते हैं तो y इज इक्वल टू बी नॉट एक्स, बी नॉट प्लस बी एक्स, b1 x1। तो x इज व्हाट, आपकी जो वैल्यूज होती है, मतलब कोएफिशिएंट जो हम निकाले उसको लेके चलते हैं। तो इस तरीके से हम उसको डिवाइड करके रखते हैं ताकि आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में कंफ्यूजन ना हो जब हम उसे चला रहे हैं। तो आपको ये क्लैरिटी रहती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? मॉडल में कोई चेंजेस नहीं है, वी आर यूजिंग द सेम मॉडल बिकॉज दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ही हम ट्रेन करेंगे। तो देखो आरईजी इक्वल टू, आरईजी इज एनीथिंग, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो। हमने इसके लर्न में ऊपर लीनियर मॉडल में से ही हमें क्या निकालना है, लीनियर रिग्रेशन निकालना है। सिर्फ लीनियर रिग्रेशन को हमने इनपुट किया बिकॉज लीनियर रिग्रेशन दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्लास। ओके, फिर हमने अपने फिट में एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन डाला। फिट मैंने लास्ट टाइम आपके सामने एक्सप्लेन किया था, वाई वी आर यूजिंग फिट। कोई डाउट तो नहीं है फिट को लेकर? फिट एग्जैक्टली जो आपकी जो इक्वेशन है उसी को हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। तो हमने इसको ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा लीनियर रिग्रेशन फिट हो गया। ठीक है, ये दो दो पार्ट क्यों डाले मैंने, लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट ड्रॉप प्राइस। ओके, इसको नहीं चला रहा हूँ मैं अभी। ओके, लेट्स सी, वी कैलकुलेट द कोएफिशिएंट। सो दीज आर द कोएफिशिएंट, वी हैव द 3 कोएफिशिएंट। इसका मैं एक बार देखूंगा व्हाई आई एम पुटिंग दिस वन। वैसे ये मेरे पास नहीं होना चाहिए बिकॉज ऊपर हम लोग ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखो ये मेरे कोएफिशिएंट्स हैं तीनों के। कौन कौन से कोएफिशिएंट है, एरिया, और ये कौन सा है हमारा, एज, और ये किसका कोएफिशिएंट है हमारा, किसका है, सॉरी ये बेडरूम का है, ये एज का है, और ये हमारा किसका है, एरिया का। इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो कटिंग पॉइंट इज व्हाट, दिस इज योर कटिंग पॉइंट। फाइंड द प्राइस ऑफ होम विथ 1500 स्क्वायर फीट, 4 बेडरूम, 40 ईयर ओल्ड। तो हमने इसको डाला। तो देखो रिजल्टेंट क्यों नहीं आया, इनसे डॉट सी वैलिड फ्रेम्स न्यू इरिगेशन वाज द फीचर। लेट्स सी, जस्ट एक मिनट देना बस। कुछ वार्निंग आ रही है गाइस, एक मिनट रुकना।
ओके, सो दैट वाज माय मिस्टेक। इसकी जरूरत नहीं है वैसे बेसिकली हमें, ठीक है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको रीजन बता देता हूँ। इसमें वार्निंग आ रही है बट लीनियर रिग्रेशन वाज फिटेड, क्योंकि एग्जैक्टली वार्निंग क्यों आती है मैं आपको बता देता हूँ। मेरा इंस्टॉलेशन थोड़ा सा पुराना है और इस चक्कर में वो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और मैंने जब आरईएस दिया है, मैंने आरईएस नीचे प्रिंट नहीं कराया। सो इफ आई एम प्रिंटिंग आरईएस हियर, तो मैंने आरईएस को प्रिंट कराया, सो यू कैन सी देयर इज एन आंसर। तो पहले आंसर इसलिए नहीं आ रहा था। इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस होल सिनेरियो इन द रिजल्ट, तो आप इस तरीके से उसके रिजल्ट को यहाँ पर प्रिडिक्शन मॉडल पे ले सकते हो। तो दिस इज अ पार्ट क्लियर। अब मैं यस आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एग्जैक्टली अब देखो इक्वेशन तो हमने पढ़ी थी, अब इक्वेशंस के बेसिस पे हम अगर इसको स्टडी करें तो आंसर आप मैच कर सकते हो। हमने सिर्फ इक्वेशंस में डेटा डाला है जैसे हमने पिछली बार डाला था, तो आप दोनों आंसर मैच कर सकते हो। कितना आ रहा है? 4765 08। लास्ट वाला डेटा छोड़ दो, इससे काफी सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पे अलग अलग पोर्शन पे आप उसको डिजाइन करके रख सकते हो। दिस इज द रिजल्ट। ओके, क्लियर? एनी डाउट? क्लियर सर। क्लियर है? सो मैं आपको एग्जैक्टली अभी यहाँ पर मैं आपको दूंगा एक हायरिंग प्रोसेस का डेटा। तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, क्योंकि आजकल जितनी भी हायरिंग होती है तो उसमें जो फर्स्ट स्क्रीनिंग होता है, तो वो फर्स्ट स्क्रीनिंग किसके थ्रू हो रहा है? यस, फर्स्ट स्क्रीनिंग किसके थ्रू हो रहा है आप लोगों को पता है? अपडेट्स हैं इस चीज के? एआई के थ्रू। यस। अब कंपनीज ने क्या करा है, क्योंकि स्टूडेंट्स, यानी कि अगर हम अपनी बात करें, हम लोग क्या करते हैं, कॉल अरेंज करने के लिए वी आर यूजिंग एआई टूल्स, राइट? सो जैसे महेश, मुझे आपके लिए कॉल अरेंज करना, आई एम डूइंग द सिंपल थ्योरी, आई एम जस्ट ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन, नौकरी एंड जनरेट अ एजेंट, और उसको बोल दूंगा कि भाई इस चीज से रिलेटेड कीवर्ड्स दे दूंगा, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी जॉब मैच होती है महेश के लिए, उन सब में अप्लाई कर दूं। तो सोचो, you are not a single person, there is a lot of lack of applications available in the market, right? तो फर्स्ट स्क्रीनिंग में पर्सन का टाइम स्पेंड हो रहा था, तो उन्होंने एक प्रोसेस, एक लेवल इजी करा और एआई इंटरव्यू दे दिया। और एआई इंटरव्यू क्या करता है, देयर इज सम पैरामीटर्स, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको जजमेंट देता है। और ऐसे ही जैसे आप मेरे उसमें वो देख रहे हो, इसी तरीके से एक पूरा स्कोर कार्ड आपको बनाता है, और उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे दे आर एनालाइज यू योर पार्ट, राइट? और उसके बाद ही आपका टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आप प्रोसेस करोगे। सो योर नेक्स्ट टास्क इज व्हाट, कि आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल रहेगा, यू नीड टू कैलकुलेट और आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये आपका मल्टी लीनियर रिग्रेशन था। रिग्रेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका एक पार्ट और है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसमें भी हम लोग अभी काम करेंगे, ठीक है? यस क्लियर सर। है? अब बताओ मुझे यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर सर। और लॉजिस्टिक तो बहुत एब्सोल्युटली। इजी है, इसके बाद सारे के सारे रिग्रेशन बहुत इजी, सारे के सारे इक्वेशंस बहुत इजी है। हाँ जी बताओ, कुछ पूछ रहे थे आप? कोई कुछ पूछ रहा था? ओके, तो एक और चीज मैं बताऊंगा, प्रथम एंड शुभम, आप लास्ट क्लास में नहीं थे, प्लीज मशीन लर्निंग की क्लासेस आप मिस मत करिएगा। अगर आप मशीन लर्निंग की क्लासेस अगर आप मिस करोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बैक टू बैक चलती है और रेफरेंस होता है पिछली क्लास का इसकी एल्गोरिथम में। सो दिस इज एन इशू। जैसे लॉजिस्टिक बताऊंगा तो बाइनरी के साथ में, फिर मैं मल्टी के साथ में बताऊंगा, पहले बाइनरी बताऊंगा फिर मल्टी बताऊंगा, तो एक दूसरे का बैकअप होके चलेगी। और उसके बाद सारी की सारी आपकी लॉजिस्टिक जैसी इक्वेशंस है, तो वो इजी होता हुआ चलेगा सब कुछ, ठीक है? ओके, सो ये फाइल मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, आप लोग इसको देख लेना। कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी? सर ये एक लास्ट वो चीज़ थी, जब हम इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते तो नेगेटिव में आता है कई बार,
बट अगर हम देखें तो इंटरसेप्ट अगर नेगेटिव लाइन लीनियर के अंदर नेगेटिव में जाएगा तो वो उसी सेम पॉजिटिव में भी इंटरसेक्ट होएगा उस हाँ, वैल्यू आप पे। मॉड भी कर सकते हो उसका, ओके, तो हम उसे पॉजिटिव ही ले यूजुअली। पॉजिटिव भी कंसीडर कर सकते हैं। इंटरसेप्ट किस में नेगेटिव आ रहा है आपका? इंटरसेप्ट आई इंटरसेप्ट थिंक, बहुत नेगेटिव आना नहीं चाहिए इंटरसेप्ट। ओके ओके, इसमें भी आया है ये मेरा, क्या कहते हैं, हाँ हाँ, अ, जो आपने डेटा सेट दिया ना उसमें आया है ये, अच्छा, इसलिए पूछ रहा तो उससे कोई फर्क पड़ा? था। आई थिंक नॉट, इतना कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ओके, कौन से वाले डेटा सेट में आया था? जी कनाडा का अच्छा, कनाडा वाले में आपको इंटरसेप्ट जो है नेगेटिव उसमें निकला। आया, नेगेटिव आना। वैसे है ना, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई वेरिएशन नहीं आया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, डेटा में कोई वेरिएशन आया, मतलब कुछ उसमें कोई वेरिएशन आया नहीं इंटरसेप्ट अगर? प्रोडक्शन तो सही दिया उसने, ओके, तो उसको है प्रोडक्शन ना तो मेरे ख्याल से सही कन्वर्ट मत दिया। करना। इंटरसेप्ट का देखो ऐसा होता है, ग्राफ के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, थिंक अबाउट इट, ठीक है? 2 पॉजिटिव में होते हैं, 2 नेगेटिव में होते हैं, क्लियर? तो जो ग्राफ होता है बीच में से कट होता है 4 क्वाड्रेंट बेसिस का। तो सी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तो आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्यों मैं बोल रहा हूँ कि उसको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज योर ग्राफ थ्योरी, ठीक है? अब ये क्या होता है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपका पॉजिटिव है, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपका नेगेटिव है, ठीक है? तो सपोज कभी कभी लाइन ऐसे भी जाती है, और कभी लाइन ऐसे भी जाती है, और कभी लाइन ऐसे भी जाती है। तो आपका इंटरसेप्ट पॉइंट है ना, नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है इंटरसेप्ट पॉइंट। तो एग्जैक्टली पॉइंट पता है क्या होगा, कि आप इसमें कोई भी चेंजेस मत करो, आप नेगेटिव इंटरसेप्ट को यूटिलाइज करो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। और जहां तक जो मैंने पढ़ा हुआ है मैथमेटिकली, उसमें कोई चेंजेस लीनियर इक्वेशन के अंदर, जो बिजनेस अप्लाइड मैथमेटिक्स बोलती है, वो ये बोलती है कि आपको मैथमेटिकली इट्स वैलिड, आपको उसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, और वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी, ओके सर। ठीक है? तो किसी टाइप का कोई एरर नहीं होता, आप नेगेटिव इंटरसेप्ट यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे आप स्लोप भी आपका नेगेटिव जा सकता है, ठीक है? ओके, क्लियर है? बट इसमें है ना एक छोटा सा पॉइंट है, मतलब एक, मैंने आई ट्रिपल ए पे एक छोटा सा रिसर्च फॉर्मेट स्टडी किया था इंटरसेप्ट पे, तो उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था, डिपेंड्स ऑन द बिजनेस एंड इट डिपेंड्स ऑन योर डेटा सिनेरियो। तो वहां थोड़ा सा वो मैटर करेगा, तो वो अभी मैं एक दो सिनेरियोस निकाल लूंगा, जिससे मैं आपको एक क्लैरिटी दे दूंगा, अगर इंटरसेप्ट इस सिनेरियो में नेगेटिव आ रहा है तो रिजल्ट में क्या फर्क आएगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रिजल्ट में क्या फर्क आएगा। तो वो एक सिनेरियो निकाल दूंगा, बाकी जितना बिजनेस कैलकुलेशन हम अभी तक कर रहे हैं उनमें इसका कोई इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? आप उसे नेगेटिव रख सकते हो और आराम से यूटिलाइज कर सकते हो, ओके, क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। ओके, सो मैं आपको ये अभी थोड़ी देर में रार फाइल आएगी, उसके अंदर ये सारी फाइल्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी एंड यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली, ओके, क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो फिर कल हम आगे बढ़ेंगे, कल हम लॉजिस्टिक पूरा कंप्लीट एंड अप करेंगे और इसको आपको प्रोसेस करना है। थर्सडे वन ऑफ माय कलीग इज टेकिंग योर सेशन, पहले मैं उनसे बात करूंगा। थर्सडे को वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे विच इज रिलेटेड टू द फाइनेंस, तो वो उस हर थर्सडे को आपका फाइनेंस का प्रोजेक्ट हुआ करेगा, ओके?
तो मैं उनसे एक बार टाइमिंग ले लूंगा, थर्सडे या फिर फ्राइडे को मैं आपका फाइनेंस का प्रोजेक्ट करूंगा। तो वो मैं डिसाइड करके आपको उनसे एक बार डिस्कस कर लूंगा। वंस ही इज अवेलेबल, सो उनसे इंटरेक्ट करा के मैं आपके वो वाले मॉडल्स, मतलब मैं आपको दे तो रहा हूँ, मैं आपको मॉडल ट्रेनिंग बता रहा हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के लिए मैं एक सेपरेट सेशन अरेंज करके रखूंगा। ओके, क्लियर है? यस सर। उस ईडीए भी परफॉर्म करेंगे, उसमें सारी चीजें रहेंगी और आप उन प्रोजेक्ट को रिज्यूमे में राइट डाउन कर सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे वो सारे के सारे। ठीक है जी, चलो फिर अपन मिलते हैं कल सेम टाइम पे आके इसको प्रोसेस करें। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।